तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आंवले का सह उत्पाद बनाएं, अच्छी आय कमाएं। राजमा की फसल में रोग नियंत्रण के आसान उपाय। आंवला की बागवानी प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इनमें बहुत से किसान फलों को तोड़कर सीधे बाजार में बेच देते हैं। कुछ किसान आंवले का सह उत्पाद बनाकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए तो जो किसान भाई आंवले का सह उत्पादन बनाना चाहते हैं वे अपने स्तर पर कैसे बनाएं जिससे अच्छा मुनाफा मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे ARC कोटा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार यादव। आज हम बात करेंगे आंवले से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनसे हम कैसे अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम अभी देखेंगे तो हमको मार्केट में आंवला अब मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये आंवला पकने का समय है। तो हम कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के हम फल लेंगे और कैसे उस उत्पाद को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों आपको सलाह देना चाहूँगा कि पके हुए फल आंवले के लेंगे। पके हुए फल से मेरा मतलब है कि हल्के पीले जो फल हो जाते हैं आंवले के, वो हम उनको पके हुए मान लेते हैं। किसान भाई कड़ी मेहनत करके आंवले के बाग से भरपूर फलों का उत्पादन तो लेते हैं, लेकिन बाजार में एक साथ आंवले की आवक होने से किसानों को आंवले को औने पौने दाम अर्थात कम मूल्यों पर बेचना पड़ता है। और जो किसान आंवले का सह उत्पाद बनाकर बेचते हैं उन्हें इससे अच्छा खासा मुनाफा होता है। आज के समय में आंवले के कई उत्पाद बनाए जाते हैं और इसकी बाजार में मांग अच्छी खासी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम मार्केट में देखते हैं कि हमको आंवले के जो उत्पाद होते हैं जैसे कैंडी है, मुरब्बा है, अचार है, पाउडर है और च्यवनप्राश है, त्रिफला है, ये जो उत्पाद हैं ये हमको बहुत अधिक उसकी जो कीमत होती है उस पे मिलते हैं। आंवले से मुरब्बा बनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो किसान आंवले का व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो इस तरह से बना सकते हैं मुरब्बा। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार से है। आंवला 1 किलोग्राम, चीनी 1.5 किलोग्राम, इलायची 8 से 10 छीलकर पीस लें, काली मिर्च आधा छोटी चम्मच, काला नमक 1 छोटी चम्मच, फिटकरी आधा चम्मच। मुरब्बा बनाने की विधि। मुरब्बे के लिए आंवले पके हुए अच्छे फल लेने चाहिए। आंवलों को 2 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए।
आंवले पानी से निकालिए और आंवले को गोद लीजिए। गोदे हुए आंवले को फिटकरी के पानी में डालकर 2 दिन तक भीगने दीजिए। आंवलों को फिटकरी के पानी से निकालकर अच्छी तरह 2 बार धो लीजिए। इसके बाद एक भगोने में 1 लीटर पानी लेकर गर्म कीजिए। पानी में उबाल आने पर गोदे हुए आंवले पानी में डालिए, फिर से उबाल आने दीजिए। 2 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए। आंवलों को 10 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। आंवलों को पानी से निकालकर चलनी में रखकर पानी निकल जाने दीजिए। किसी स्टील के बर्तन में चीनी और आधा लीटर पानी डालकर चाशनी बनाइए। आंवलों को चाशनी में डालकर पकाइए। जब आंवले अच्छी तरह गल जाएं और चाशनी शहद की तरह गाढ़ी हो जाए, मुरब्बे को ठंडा होने दीजिए। इस प्रकार मुरब्बा खाने योग्य हो जाता है, जिसे किसान बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसा ही जैम में भी कुछ अतिरिक्त खर्चा नहीं है। वो ही आपका चीनी और आंवले 2 ही चीज़ होती हैं। प्रिजर्वेटिव इसमें डालो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। कैंडी बनाने के लिए पके फलों को लेंगे। यदि हम घरेलू स्तर पे बनाते हैं तो उसमें, क्योंकि इसमें ऐसी कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं घरेलू जो कैंडी बनाएंगे उसके मैं आसान विधि बताऊंगा। सबसे पहले आंवले लेके उनको साफ करेंगे, धोएंगे, क्योंकि उस पर धूल और मिट्टी के कण वगैरह जमे रहते हैं। इसके बाद में धो के उसको उबाल लेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, उसको दबा के देखेंगे कि उसकी कलियां अलग हो जाएं। उसके जो बीज हैं उसको अलग कर लेंगे और कलियों को अलग कर लेंगे। इसके पश्चात हम एक अलग से बर्तन में चाशनी बना के रखेंगे, 1 तार की चाशनी। अब स्वाद के हिसाब से यदि हमको जितना मिठास चाहिए उतना हम चीनी लेंगे। वैसे 1 किलो में 750 ग्राम से लेके और 1 किलो चीनी तक हम डाल देते हैं। वो हमारे स्वाद के हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे। आंवला कैंडी बेहद गुणकारी होता है। यह पाचन तंत्र से लेकर स्मरण शक्ति तक को दुरुस्त करता है। यह मधुमेह, बवासीर, दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों में भी फायदेमंद है। कैंडी बनाने में आवश्यक सामग्री: आंवला 1 किलोग्राम, शक्कर 750 ग्राम, काला नमक आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अब चीनी कैसे ऐड करेंगे? जो हमने कलियां ली है उन कलियों के ऊपर ही जो चीनी है वो डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, फिर हम उसको छाया में रख देंगे, पूरी रात भर रहेंगे, तो वो चीनी जो है वो चाशनी का रूप ले लेगी। क्योंकि जो कसेलापन है आंवले की कलियों का वो उसका पानी बन जाएगा, चीनी को आंवले की जो कलियां हैं वो अवशोषित कर लेगी, तो हमारा जो कसेलापन है वो कम हो जाएगा और मिठास कैंडी का बढ़ जाएगा। पानी है जो कसेला पानी है उसको कैंडी की जो जो आंवले की कलियां हैं उनसे अलग कर लेंगे और उसके बाद में हम धूप में उनको सूखने के लिए रख देंगे। ये कर सकते हैं, एक तो धूप में सुखाएंगे तो एक कपड़ा उसके ऊपर रख दें, ताकि एक तो गंदगी उसमें नहीं है, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो खुला स्थान चाहिए, तो कोई धूल मिट्टी नहीं आए। तो एक उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे और उसको सुखाएंगे इतना कि उसमें नमी ना रहे। उसके बाद में कई किसान भाई कह लीजिए या कोई ऐसे उत्पादक कह लीजिए कैंडी बनाते हैं, तो उसका गुण बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, जिससे क्या कि वो हमारी कैंडी खट्टी मिट्टी हो जाती है। तो ऐसा हम कैंडी सूखने के बाद में उसमें हल्का पाउडर फॉर्म में जो बूरा जिसको बोलते हैं चीनी का पाउडर, वो प्लस जो हमारी काली मिर्च है वो मिला के उसमें कैंडी के ऊपर उसकी एक कोटिंग कर देते हैं, तो वो खट्टी मिट्टी हमारी कैंडी बन जाती है। ऐसा हम वर्ष भर कैंडी का लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान
किसान भाइयों, सब्जियों में बात करें राजमा की तो ये स्वाद और सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसकी जायकेदार सब्जी प्रायः सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। अधिक मांग होने की वजह से बाजार में इनकी बीन्स सबसे महंगे दामों में बिकती है। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जिन किसान भाइयों ने राजमा की खेती की है, उनकी फसल में बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता साहनी से। अभी फील्ड में खेत में बहुत सारे किसान राजमा लगाए हैं और उसमें जो इन दिनों जो सबसे प्रॉब्लम आती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, वो आती है वायरस की आती है, विषाणु की आती है, जिसे बीन कॉमन मोजैक वायरस बोलते हैं। उसमें की भी पहचान बहुत आसान है कि अब जब सोइंग कीजिएगा ना तो देखिएगा कि आपकी प्लांट बहुत छोटी ही रह गई और जो पत्तियां निकल रही है बहुत छोटी और सिकुड़ी हुई टाइप की रहेगी और उसका जो शेप है प्रॉपर, वो प्रॉपर शेप नहीं आ पाती है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपकी पत्तियों में विषाणु की संक्रमित हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसे आप जब खेत में जाते हैं तो पहले तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप खेत को बराबर निगरानी करते रहिए कि कौन सा है। यदि आपको रोग वाला प्लांट दिखता है तो तुरंत आप उसे उखाड़ के जमीन में गाड़ दें, नहीं तो ये एफिड से फैलती है और ये जो वेक्टर है वो दूसरे हेल्दी प्लांट को भी ट्रांसमिट कर देगा रोग। तो इसीलिए आप जैसे ही आप देखते हैं उसको उखाड़ के उसको डंप कर दीजिए और वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी रोगर है, डिमिक्रॉन है, नोवाक्रॉन है, उसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसको स्प्रे कीजिए तो आप इस बीमारी से निदान प्राप्त कर सकते हैं। राजमा की फसल में लगने वाली घातक बीमारियों में से एक है एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर काले काले धब्बे बनते हैं, जो कि कुछ समय बाद आपस में जुड़कर बड़े बड़े काले धब्बों का रूप ले लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। इसका मैनेजमेंट के लिए कि जो आसपास में इस तरह का प्रकोप दिख रहा है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए या फिर डंप कर दीजिए और फोलियर स्प्रे लीजिए। फोलियर स्प्रे ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज पे कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फोलियर स्टेज में यदि आता है तो आप बेविस्टिन @0.2% के रेट से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई जिनके खेत में हमेशा का प्रॉब्लम है तो आप ध्यान दीजिए कि वैसे खेतों में अगले बार खेती राजमा का ना करे, 3-4 साल का क्रॉप रोटेशन ले, मतलब राजमा ना उगा के कोई दूसरा क्रॉप नॉन होस्ट प्लांट को उगाए, वहाँ पे सोरगम ले लीजिए, मेज ले लीजिए, 3-4 साल का फिर समर प्लोइंग कीजिए, वहाँ पे गहरी जोताई करके छोड़ दीजिए समर में, जून जुलाई में। तीसरी चीजें हैं कि आप सीड ट्रीटमेंट करके उसको लगाइए प्लांट को, तो इससे भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। सीड ट्रीटमेंट में आप बेविस्टिन ले सकते हैं, थायरम ले सकते हैं, 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड के रेट से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि पहचान के सही इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, सही प्रक्रिया अपनाते हैं मैनेजमेंट का, तो आप अपने क्रॉप को रोगों से बचाकर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कावरी, जिला भरतपुर के किसान ईसन शर्मा ने। आप गेहूं की फसल में रतुआ रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ईसन शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें गेहूं की समय से बुआई हो जाती है और उसमें इस समय गेहूं में पीला रतुआ आने की थोड़ी संभावना रहती है। तो गेहूं में मुख्य रूप से 3 तरह के रतुआ रोग होते हैं। एक है पीला रतुआ, दूसरा काला रतुआ, एक भूरा रतुआ। जो कि मुख्य रूप से पीला रतुआ मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में आता है और इसके लिए तापमान 7 से लेकर 17 डिग्री तक तापमान, धुंध और बारिश बहुत ही अनुकूल वातावरण रहता है इसके प्रसार और आगे बढ़वार के लिए। कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग देखने में आ रहा है। इस रोग के प्रकोप से गेहूं की फसल से मिलने वाली कुल उपज में 30 से 40% तक कमी देखने में आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान, आइए जानते हैं। तो इसमें पहचानने के लिए मुख्य रूप से क्या करें कि इसमें पत्तियों के ऊपर सर्वप्रथम पीली धारियां बनती हैं जो कि सिराओं के बीच में लाइन से बनती हैं और ये रोग 10 से 15 पौधों के गुच्छा, जिसको इनिशियल फोसाई कहते हैं, उसमें बनता है और फिर वहाँ से अपने खेत में आगे आगे फैलता रहता है। पीला रतुआ का खास जो पहचान है वो है कि जब भी इसकी पत्तियों को आप छू के देखेंगे तो पीला पाउडर आपके हाथ पे या कपड़ों पे लगेगा। ये पीला रतुआ की खास पहचान है। किसान भाइयों, पीला रतुआ रोग का प्रकोप आपकी गेहूं की फसल में हो ही नहीं, इसके लिए आप इसकी बुवाई के समय रोग रोधी किस्मों का चयन करें और बुवाई से पूर्व बीजों को शोधित अवश्य कर लें। इसके बाद ही बीजों की बुवाई करें और यदि उन उपायों को अपनाने के बाद भी इस रोग का प्रकोप आपकी खड़ी फसल में देखने में आ रहा है तो आप इसका नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले किसान भाई खास तौर से जनवरी और फरवरी माह में अपने खेतों का पूरी तरह से चारों तरफ घूम के निरीक्षण करें। किसी भी तरह का पीला रतुआ के लक्षण दिखाई देने पर उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। मुख्य रूप से कई दवाएं उपलब्ध हैं बाजार में, जिसमें प्रोपिकेनाजोल है, टेबुकोनाजोल है या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये दवाएं हैं। तो अगर प्रोपिकेनाजोल और टेबुकोनाजोल से अगर स्प्रे करते हैं तो 0.1% स्प्रे, इसका मतलब 200 ml दवा 200 लीटर पानी में करके 1 एकड़ के लिए छिड़काव करें। और अगर आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन लेते हैं तो ये 120 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। और जहाँ जिस खेत में अगर ये रोग देखा है तो उसमें और उसके आसपास के खेत में छिड़काव करें। तो इसमें सबसे पहले सलाह ये कि आप निरीक्षण करते रहें, अपने खेत का निरीक्षण करें और रोग आने के बाद खासकर अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तभी आप उसमें जो संतुलित दवा है उसका छिड़काव करें। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कनौर, जिला श्रीगंगानगर के किसान जयंत सिंह ने। आप पोटैटो टिगर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जयंत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है कि पोटैटो डिगर जैसे कि आलू उखाड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा तकनीक है जो उपलब्ध है जो किसानों के लिए मतलब हेल्पफुल होगी। तो मैं बता दूं कि जैसे कि सभी जानते हैं कि आलू जो होता है उसकी जो खुदाई होती है वो काफ़ी मतलब श्रम लगता है उसमें। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी हम आलू की खुदाई करते हैं तो कई बार देखा गया कि अगर आप हाथ से करते हैं, जैसे खुरपी से करते हैं, तो आलू कट जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो आलू का जो कॉस्ट होना चाहिए या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। और दूसरी ये भी एक समस्या आती है कि उसमें मिट्टी बहुत सारा लगा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब वो सूखने के बाद वो आलू का जो एक प्राइस है, क्वालिटी है, वो कम कर देता है। तो
आलू खुदाई यंत्र में क्या होता है कि ये हमारे एक तो पहला चीज होता है कि ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होता है, जो रियर माउंटेड बोलते हैं, मतलब ट्रैक्टर का जो 3 पॉइंट लिंकेज और पीटीओ होता है उससे ये अटैच होता है। और इसके लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए होती है 40 HP से ज़्यादा की, मतलब अगर हम रिकमेंड करें तो 45 HP बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए ये 2 रो हो सकता है या 4 रो हो सकता है, मतलब एक बार में 2 रो से ये आलू खुदाई कर सकता है, नहीं तो 4 रो का भी कर सकते हैं इससे। तो ये देखा गया है कि इसकी प्राइसिंग जो होती है ये 2 रो या 4 रो जो इसकी फील्ड कैपेसिटी है उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास 2 रो पोटैटो प्लांटर है तो आप उससे जैसे 1 एकड़ की खुदाई लगभग आप 1 घंटे में कर सकते हैं, तो ये काफ़ी समय की बचत करती है। तो अगर देखा जाए 1 एकड़ अगर हम मजदूर लगाएं तो ये देखते हैं हम लोग कि आधा कट्ठा जैसा वो 1 दिन में कर पाते हैं खुदाई। तो इससे क्या होता है कि हमारे लेबर का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी अगर किसान अगर सोचता है कि चलो इससे हम कुछ लागत कम कर दे तो उनके लिए पोटैटो डिगर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो लाभ है उसको बढ़ा देता है। तो ये एक चीज़ है जिससे कि आलू के साथ जो मिट्टी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम जाती है और आलू काफ़ी साफ तरीके से नीचे की तरफ गिरता है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी सहायता मिलती है हमें, तो ये सहायतामंद होता है अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पोटैटो डिगर अच्छा है इम्प्लीमेंट। और इसकी प्राइसिंग अगर देखी जाए तो अगर हम मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक, तो ये 90,000 से लेके 1.5 लाख तक रुपए में ये आपको मिल जाती है। तो अभी सरकार के द्वारा भी कुछ अनुदान दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं, डीबीटी के साइट पे भी देख सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि हर साल की खेती नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हर साल हम खेती करते हैं। तो अगर आप इसमें अगर 1.5 लाख रुपए लगाते भी हैं तो ये आपका मतलब विदिन 2 ईयर आपको ये रेवेन्यू आपको दे देगा, मतलब आपने जितनी लागत लगाई है वो आपको वापस मिल जाता है, आपको अनुदान भी दी जाती है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा होगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि मशीनीकरण करें और इस चीज़ को अपने खेतों में और अपने जगह पे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, वापस लाएं इसको मशीनों को और अपने खेतों में इसका प्रयोग करें, यंत्रीकरण की तरफ ध्यान दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।